तो गाइस पिछले एपिसोड में मैं ये चीज बताना भूल गया था। कुछ लोग इसे समझ गए होंगे और कुछ लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे। जो ऑगस्टिन था वो कैप्टन मिर्जा के हाथों मरने से पहले ये समझ गया था कि ब्लेड हाउस ड्रैगोलिया ड्रैगन ब्लड ट्रूप के ब्लड लाइन से है। एपिसोड के शुरुआत में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग गोथे के घर पहुंच गए थे और गोथे की माँ कह रही थी, मुझे माफ कर देना सर नाइट, पहली मुलाकात में आपको मेरी इस तरह के बुरे सेट को देखना पड़ा। फिर गोथे कहता है क्या सच में इतना रोने की जरूरत भी थी। फिर दिखाया जाता है जब गोथे और उसकी माँ मिले होते हैं तो वो लोग फूट फूट कर रो रहे होते हैं और इस वजह से उन दोनों का आंख भी सूज गया होता है। उसे देख कर बेड मन ही मन कहता है सबसे पहले ये रोने धोने का काम तुमने ही शुरू किया था। फिर गोथे की माँ कहती है मुझे माफ कर देना सर नाइट, खाना कम है, मुझे नहीं पता आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। अगर तुमने आने का पहले ही मैसेज भेज दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना तैयार करके रखी होती। फिर ब्लेड कहता है इतना काफी है, मैं कई दिनों से जर्की चबा रहा हूँ, उसके मुकाबले में ये गर्म खाना तो उससे काफी ज्यादा अच्छा है। तो गाइस जर्की का मतलब भूंजा हुआ मीट होता है जिसके ऊपर नमक डाल के रख दिया जाता है, फिर बाद में इसे किसी भी समय खा सकते हैं। और इस जर्की की ही वजह से गॉर्डन ने ब्लेड की जान नहीं ली थी। हालांकि एक कारण ब्लेड का पोटेंशियल भी था जिस वजह से गॉर्डन ने ब्लेड को नहीं मारा था। फिर प्रेजेंट टाइम में ब्लेड कहता है इस खाने के लिए आपका शुक्रिया। फिर जैसे ही ब्लेड उस खाने के पहले निवाले को खाता है वो काफी हैरान हो जाता है। फिर गोते कहता है देखा मैंने कहा था ना, मेरे माँ के हाथों का बना हुआ आलू का स्टू बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो गाइस जब वेज और नॉन वेज को मिक्स करके हल्की आंच में बनाया जाता है तो इसे स्टू कहते हैं। ये सब्जी भी हो सकता है और सूप भी हो सकता है। फिर गोते की माँ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या किसी नेट से बात करने का यही तरीका है। फिर ब्लेड भी स्माइल करते हुए कहता है गोते बिल्कुल सही कह रहा है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। उसकी बात सुनकर गोते की माँ कहती है मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा खाना पसंद आया। फिर उसकी माँ गोते को कहती है यह बहुत खुशी की बात है भली तुमने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम बहन की शादी से ठीक पहले आ गए। फिर गोते कहता है क्या मारी की शादी हो रही है। फिर गोते की माँ कहती है तुम मारी की शादी को देखने के लिए रुकोगे ना, या तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना है। उसके बाद सुनकर गोते कहता है वो बात ऐसी है। फिर वो ब्लेड की तरफ मुड़कर देखने लगता है। फिर ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है तब तो मुझे लगता है कि इस स्वादिष्ट स्टोव को मैं कुछ और दिन तक खा पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर वो दोनों ब्लेड को शुक्रिया कहते हैं और इसी तरह से उन लोगों की बातें चल रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड उस जगह को घूम रहा होता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये जगह काफी शांत है और इस विलेज को भी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है और यहाँ के लोग भी ऐसे नहीं लगते कि वो किसी चीज से परेशान हो। तो विलेज में इतने सारे मिलिशिया लोगों को तैनात करके क्यों रखा गया है। तो गाइस मिलिशिया का मतलब नागरिक सेना होता है या इसे आप लोकल पुलिस भी मान सकते हो। फिर ब्लेड पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ वो गेट कीपर कह रहा था यहाँ चुपचाप रहना और जल्दी चले जाना, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। उसकी बातों को याद करते हुए ब्लेड सोचने लगता है यहाँ कुछ तो चल रहा है। फिर तक उसे बगल की तरफ किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो गोते के घर की तरफ जा रहे थे। ब्लेड उन्हें देखकर सोचने लगता है कि ये गोते के लिए यहाँ प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए आए हैं। क्या ही जोशीला भरा स्वागत है। और ये विलेज चीफ का बेटा होता है और इसका नाम थॉमस होता है जो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गोते के घर के बाहर पहुंच गया था। फिर थॉमस चिल्लाते हुए कहता है गोते कमीने कहीं के, तुम आधी रात को यहाँ से चुपके से भाग गए, तुम्हारे यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, बाहर निकलो या तो मैं घसीट कर बाहर लाकर कुत्ते की तरह पीटना होगा। फिर वहाँ का दरवाजा खुलता है और गोते निकलते हुए कहता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मैं आखिरकार अपने माँ के हाथों का बना हुआ खाना खाने के बाद सोने ही वाला था। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, हम आखिरकार एक दूसरे से मिल ही जाते। और आधी रात को भाग जाने से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे रात अच्छी लगती है इसलिए मैं चांद को देखते हुए चला गया। फिर थॉमस गुस्से से कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम पैसे चुरा कर आधी रात को भाग गए थे। और वो गोते के पास आकर उसे काफी गुस्से से दिखने लगता है। उसे देखकर गोते स्माइल करते हुए सोचने लगता है मुझे अपने ऊपर हंसी आती है, क्या मैं इन जैसे लोगों की खोखली धमकियों से डर जाता था, ये तो मुझे एक बच्चों के खेल के जैसे लग रहा है। खैर उसके साथ हर दिन रहने के बाद मुझे ऐसे लोग मजाक की तरह लगते हैं। फिर गोते कहता है तुम बिल्कुल पुराने दिनों के जैसे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस महसूस होता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जो थॉमस के चमचे होते हैं वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही था। फिर दूसरा कहता है नहीं, वो आने के बाद पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है, वो तो पहले थॉमस से आंखें मिलाकर बात तक नहीं कर पाता था। उनकी बातें सुनकर थॉमस गुस्से से कहता है बेवकूफ लोगों कहीं के, क्या तुम लोग पागल हो गए हो। फिर गोते कहता है शांत हो जाओ नहीं तो तुम्हारी आंखें गुस्से से फटकर बाहर निकल जाएंगी, मुझे तुम्हें पैसे देने थे, कितने पैसे देने थे, इंटरेस्ट के साथ बताओ। फिर थॉमस पहले तो कहता है 5 गोल्ड 50 सिल्वर, फिर वो 2 गोल्ड कहता है। फिर तभी गोते उसके पास एक थैली को फेंक देता है और थॉमस उस थैली को पकड़ लेता है। फिर गोते वहाँ से जाते हुए कहता है जितना पैसा तुम्हें चाहिए था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा इसमें है,
उसके बदले में तुम मेरे सामने कभी मत आना। उसकी बातें सुनकर थॉमस गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के। फिर वो उस थैली को गोते की तरफ फेंक देते हैं। फिर वो कहता है, इस पैसे को वापस ले लो कमीने कहीं के। कौन जाने ये किस तरह का पैसा है। क्या तुमने ये पैसे को कहीं से चुरा लिया है? ये किसी से स्कैम करके कमाया है, बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। उसकी बातें सुनकर गोते काफी गुस्सा हो जाता है। मैंने सुना है कि तुम अपने साथ इस बार किसी नकली नाइट को लेकर आए हो और बहुत ही प्राउड होकर तुम एक बैनर को दिखा रहे थे। उसकी बातें सुनकर गोते गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम ऐसी ही बकवास करते रहे तो इसके बाद जो होगा तुम उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। फिर थॉमस कहता है, तुम ही हो जो इसे संभाल नहीं पाओगे। एक नकली नाइट को अपने विलेज में लाने का प्लान तुम्हारा जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। क्या ही बेवकूफ प्लान है। आखिर कौन ही होगा जो ये यकीन करेगा कि हमारे विलेज का एक मंदबुद्धि आदमी एक असली नाइट का असिस्टेंट बन सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो भी एक नकली नाइट है? एक ऐसा मंदबुद्धि आदमी जो ठीक से शॉट को पकड़ नहीं सकता, अगर उसे वो असिस्टेंट बना लेता है तो मैं पहले से अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो अभी किस लेवल पर होगा। उसकी बातें सुनकर गोते अपने शॉट को निकालते हुए कहता है, तुम पागल कमीना कहीं के। फिर थॉमस कहता है, क्या बात है, अब तुम्हारे जैसा एक कमजोर आदमी भी अपने आप को मेरे सामने बहादुर दिखाने की हिम्मत कर रहा है। फिर तभी पीछे से कोई कहता है, वो बस एक ठग है। और ये कहने वाला ब्लेड होता है जो आते हुए कहता है, ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, ये मुझे मेरे होम टाउन का याद दिला रहा है। फिर थॉमस कहता है, क्या तुम ही वो नकली नाइट हो जिसे इस मंदबुद्धि ने लाया है? फिर ब्लेड कहता है, क्या नकली नाइट? अगर मैं असली नाइट हुआ तो तुम क्या करोगे? फिर थॉमस कहता है, मुझे हंसाओ मत, आखिर कौन ही वो बेवकूफ नाइट होगा जो एक मंदबुद्धि आदमी को अपना असिस्टेंट बनाएगा। फिर ब्लेड कहता है, तुमने अपनी हद पार कर दी है, अब तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल है। फिर तभी गोते इशारे इशारे में कुछ कहता है। फिर उसका बात सुनने के बाद ब्लेड कहता है, फिर भी तुम लोग गोते के होम टाउन के हो। फिर उसके बाद ब्लेड अपने हाथ को अकड़ाते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ विलेज चीफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। और वो जो भी आदमी होता है उसके सामने विलेज चीफ होता है जो कहता है, शांत हो जाओ कैप्टन, आखिर कौन ही वो नाइट होगा जो इस तरह के छोटे से विलेज में आएगा। और गाइस, ये उसी मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन है जिसे बैरन रोजमिल्स ने इस विलेज के देख रेख के लिए रखा है। फिर विलेज चीफ कहता है, और इसके अलावा उसे लाने वाला गोते था। उस तरह का बेवकूफ बच्चा अपने साथ एक असली नाइट को लेके आ ही नहीं सकता। और गाइस, ये मर्सनरी का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि स्टीफन होता है जो कहता है विलेज चीफ, इस बात को मैं तुम्हें एक बार और बता दे रहा हूँ, इस विलेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थॉर्नेटरी मर्सनरीज को है। ये मत भूलना कि ये यहाँ के लॉर्ड का ऑर्डर है। फिर विलेज चीफ कहता है, ठीक है, अगर अब से कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। वैसे मेरा बेटा उसे चेक करने के लिए गया है, इसलिए हमें जल्द उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर स्टीफन सोचने लगता है, यह हमारी नई पोस्ट में पहला मिशन है, अगर शुरुआत से ही चीजें गड़बड़ हो गई तो हमें पहले की तरह भटकते रहना पड़ेगा। मुझे अपने काम को अच्छे से करना होगा ताकि मैं लॉर्ड के ध्यान को अपने तरफ खींच सकूं। फिर तभी वहाँ पर कोई आकर चिल्लाते हुए कहता है, विलेज चीफ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो नकली नाइट थॉमस को मार देगा। उसकी बात सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर विलेज चीफ चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से मिलिशिया को बुलाओ, अगर उन्होंने मेरे इकलौते बेटे के एक बाल को भी छुआ। पर इससे पहले वो आगे कुछ और बोल पाता तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर स्टीफन सोचने लगता है, अब कुछ भी करने से पहले चीजें बिगड़ चुकी है। फिर वो कहता है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ विलेज चीफ और स्टीफन का मर्सनरी ग्रुप वहाँ से जाने लगता है। और स्टीफन जाते हुए सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन कमीना है, पर अगर उसने मेरी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है तो उसे इसका पछतावा होगा। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो सामने देखकर उन सभी का मुंह बन जाता है। सबसे पहले तो हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो काफी खुश था। फिर उसके बाद हमें उसके घोड़े नोएल को दिखाया जाता है और वो भी काफी खुश था। फिर उसके बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी बुरी थी। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड अपने घोड़े पे बैठकर थॉमस को रस्से से बांधकर जमीन पर घसीट रहा होता है। उसे देखकर स्टीफन और उसके मर्सनरी ग्रुप हैरान होते हुए सोचने लगते हैं, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद थॉमस जो जमीन पर घसीट रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, प्लीज मेरी कोई मदद करो। उसे देखकर विलेज चीफ बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उसे कोई रोको। उसकी बात सुनकर उसके साथ आए लोग आपस में बात करने लगते हैं, हम दौड़ते हुए घोड़े को कैसे रोक सकते हैं। फिर विलेज चीफ चिल्लाते हुए कहता है, बेकार कमीने कहीं के, तुम लोग क्या कर रहे हो, कम से कम उसके सामने जाकर अपने स्पेयर को तानो। उसकी बातें सुनने के बाद वो सभी भी अपने स्पेयर को उसके सामने तान देते हैं। पर ब्लेड का घोड़ा नॉइड बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो जैसे जैसे पास आ रहा था वो लोग बहुत डरने लगे थे। और गाइस, मैं बता दूं, नॉइड कोई मामूली घोड़ा नहीं है, बल्कि उसे एजेड ट्राइब के लोग सन ऑफ द ग्रासलैंड कहते हैं और उसे अपना प्रोटेक्टर मानते हैं। साथ ही इसके पास ब्लेसिंग भी है और यूनिकॉर्न पावर भी है। फिर उसके बाद वो सभी उसे देखकर काफी डर जाते हैं और नॉइड उनके पास आने के बाद जोर ज्यादा हार्ड मारने लगता है, जिससे कुछ लोग तो डर कर जमीन पर ही गिर जाते हैं और कुछ लोग डरने के बाद भी अपने स्पेयर को ताने हुए खड़े होते हैं और ब्लेड को रोकने के लिए कहते हैं।
और उसे देखकर वहाँ के लोग भी काफी हैरान थे। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है तुम लोग ऐसा घटिया कचरा को मेरे पास भेज रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आखिर वो कौन सा विलेज चीफ है जिसने एक नाइट के सम्मान को इग्नोर करने की हिम्मत की है। फिर विलेज चीफ कहता है आखिर ये नकली नाइट कहाँ से आया है। फिर स्टीफन कहता है विलेज चीफ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का मैं घुटने टेक दिया होता। फिर विलेज चीफ कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। भले ही उसके पास थोड़े बहुत स्किल है पर हम दर्जनों में आदमी हैं, ज्यादा लोगों के सामने वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मदद करते हो तो हम उसे बहुत आसानी से हरा सकते हैं। फिर स्टीफन अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है क्या हराना, क्या तुम इसे अभी भी देख नहीं सकते। फिर स्टीफन सोचने लगता है एक शिकारी ये देखकर मुस्कुराता है कि भेड़ के झुंड को ये लगता है कि वो शिकारी का ही शिकार कर सकते हैं। फिर स्टीफन अपने दोनों हाथ को खड़े करते हुए कहता है हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वहाँ के लोग कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग पैसे के बदले काम करते हो, ऐसे सिचुएशन के लिए तुम लोगों को हायर किया गया था। फिर स्टीफन कहता है क्या तुम लोगों ने हमें वो पैसा दिया। फिर वहाँ के लोग कहने लगते हैं क्या कहा तुमने, हमें इस विलेज के लॉर्ड बैरन रोजमीड से रिक्वेस्ट मिला। शांत जिंदगी और लाड प्यार से पले बड़े लोग ये नहीं जानते कि दुनिया असल में कैसे चलती है, वो सिर्फ बकवास करते रहते हैं। अब हम इससे ज्यादा तुम्हारी बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर स्टीफन के मर्सनरी ग्रुप का एक आदमी कहता है तुम सभी लोग अपने हथियार को अभी कभी नीचे रख दो, वो एक असली कानाइट है, अगर वो तुम लोगों को मारने का ठान लेता है तो वो सिर्फ एक लकड़ी के शॉट से एक ही अटैक में तुम सभी के सिर को काट सकता है। फिर उसके बाद स्टीफन वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर विलेज चीफ इधर उधर की बातें करने के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद स्टीफन ब्लेड के पास चले जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है हम फिर से मिल गए सर ब्लेड, और उसके साथ उसकी पूरी मर्सनरी ग्रुप भी ब्लेड को ग्रीट कर रही होती है। फिर ब्लेड भी कहता है काफी समय हो गया कैप्टन स्टीफन। फिर उसके बाद वहाँ के लोग बात करने लगते हैं क्या ये मर्सनरी ग्रुप किसी को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, क्या वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो इसका मतलब क्या वो एक असली कानाइट है। उनकी बातें सुनकर विलेज चीफ बहुत घबराने लगता है। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है विलेज चीफ तुम बहुत लक्की हो, मैं अभी वेकेशन में हूँ इसलिए मैं किसी को मारने के मूड में नहीं हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद विलेज चीफ को जान में जान आती है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलेज चीफ कह रहा था मुझे माफ कर दीजिए, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, हमने एक नाइट को ना पहचान कर उसे बेइज्जत करने की हिम्मत की है। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है हर एक आदमी का 3 गोल्ड। फिर विलेज चीफ कहता है आपने क्या कहा। फिर ब्लेड कहता है मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा जिन लोगों ने मेरे सामने इस प्यार ताना था, पर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जो लोग मेरे असिस्टेंट के घर जबरदस्ती घुस आए। फिर विलेज चीफ कहता है लेकिन सर नाइट हमारे छोटे से विलेज के लिए 3 गोल्ड बहुत ज्यादा है। फिर ब्लेड कहता है और हाँ इसके अलावा तुम्हारे बेटे का 10 गोल्ड। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारा चेहरा इतना हैरान क्यों है, 10 गोल्ड किसी नाइट के बेइज्जत करने की कीमत नहीं है, ये वो कीमत है जिसे मैं कंपनसेशन के तौर पे ले रहा हूँ। इस विलेज का लॉर्ड बैरन रोजमीड्स भी इसे फेयर समझेगा। फिर वो मर्सनरीज भी कहते हैं हाँ ये बात सच है, कम से कम तुम लोगों की जान तो बच रही है। फिर ब्लेड कहता है इस कंपनसेशन को पैसे देकर खत्म करने के अलावा एक और दूसरा तरीका है। फिर विलेज चीफ कहता है प्लीज मुझे बताइए। फिर ब्लेड कहता है उन सभी के बाएं हाथ को काट दिया जाएगा और बेशक तुम्हें अपने बेटे के लिए अपने दोनों हाथों को काटना पड़ेगा। मैं अपने कंपनसेशन को खत्म करने के खुद 2 तरीकों को दे चुका हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे खत्म करते हो। अब इसके आगे इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं होगी। फिर विलेज चीफ कांपते हुए सोचने लगता है ये बिल्कुल सीरियस है। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें कुछ और कहना है। फिर विलेज चीफ भी अपने सिर को झुकाते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर ब्लेड कहता है तो ठीक है, मैं कैप्टन से अकेले बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सभी लोग रूम के बाहर चले जाओ। उसके बाद सुनकर स्टीफन के अलावा बाकी सभी लोग जाने लगते हैं और विलेज चीफ की ब्लेड की बातों से ही हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे उठाकर लेकर जाना पड़ रहा था। फिर स्टीफन कहता है इसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा एक ऐसा साइड भी होगा। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया, मैं सोच रहा था एग्जाम्पल के लिए किसी के हाथ पैर को काट दूं। फिर स्टीफन कहता है सर नाइट जब आप ऐसे बात करते हैं तो ये कोई मजाक की तरह नहीं लगता। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है बैठ जाओ। फिर स्टीफन भी ठीक है बोलकर बैठ जाता है। फिर ब्लेड कहता है वैसे तुम यहाँ तक कैसे आ गए, तुम्हारी स्किल इस तरह के छोटे से विलेज को संभालने से कहीं ज्यादा है। फिर स्टीफन कहता है ये आपके ही वजह से है, आपके वजह से हमारी जेबें भर गई। शुरू में तो ये बुरा नहीं था, सिटी छोड़े हुए काफी समय हो गया और ताजी हवा अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी जैसा को उम्मीद था टर्नओवर जैसी नौकरी कहीं और नहीं थी। हमें ऐसे लग रहा था कि अगर हम छोटे मोटे काम करते रहे तो हम आखिरी में डाकुओं का झुंड बनकर रह जाएंगे, इसलिए हमने कुछ बड़ा करने की तलाश की और आखिर में हम यहाँ आ गए। फिर ब्लेड कहता है आखिर तुम्हें किस तरह का रिक्वेस्ट मिला है। फिर स्टीफन कहता है रिक्वेस्ट के बारे में बताने के लिए मना किया गया है, पर असल में ये कोई सीक्रेट नहीं है क्योंकि काफी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही एक वॉर होने वाला है। फिर ब्लेड कहता है क्या एक वॉर। फिर स्टीफन कहता है हाँ एक टेरिटरी वॉर, नोबल्स के द्वारा खेले जाने वाला एक टर्फ वॉर। बैरन रोजमीड से जो हमें रिक्वेस्ट मिला था वो था इस विलेज में लूटपाट करने वाले बैंडिट से बचाना। फिर ब्लेड कहता है क्या कुछ बैंडिट्स के लिए उसने सीधा एक मर्सनरी ग्रुप को ही हायर कर लिया। फिर स्टीफन कहता है यही तो मामला है, जिन्हें लूटपाट करने वाला बैंडिट कहा जा रहा है वो किसी भी तरह से बैंडिट नहीं लगते। जिस तरह से वो लोगों को सफाई से मारते हैं देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड सोल्जर है।
जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑफिशियली वॉर शुरू होने से पहले वो लोग मर्सिया जाने के लिए एक एंट्री रूट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो जगह होगा जहाँ उनका एंट्री रूट बनेगा। फिर ब्लेड कहता है तो बैरन रोजमिट्स के बारे में क्या? फिर स्टीफन कहता है वो विलेज के लोगों को सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहा है ताकि कुछ समय को खरीदा जा सके और उस दौरान वो डिफेंस लाइन के लिए ट्रूप्स और सप्लाई को इकट्ठा कर रहा है। टेरिटरी वॉर ऐसा ही होता है, इंसानों को जानवरों की तरह मार दिया जाता है। हम भी यहाँ सिर्फ इस हफ्ते तक ही रुकेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। आखिर एक डूबते हुए नाव में कौन ही रहना चाहेगा? फिर ब्लेड कहता है बैरन रोजमिट्स का ओपोनेंट कौन है? फिर स्टीफन कहता है ये शायद हाउस फिलोस है और वो लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या बैरन फिलोस? फिर स्टीफन कहता है हाँ, क्या फिलोस फैमिली में से किसी को जानते हो? फिर उसके बाद ब्लेड सोचने लगता है मैंने जरूर इस नाम को कहीं सुन रखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। पर तभी ब्लेड को सोचते सोचते याद आ जाता है। फिर तभी ब्लेड को याद आ जाता है वो समय जब ब्लेड ऑब्जर्वेशन से सीखा था और ये वही समय था जब ब्लेड ने अपने ऑरा को अवेकन किया था। उस समय के डुअल में जगर का ओपोनेंट फिलिस नाम का सरनेम वाला आदमी था पर जगर ने इसे इतनी बुरी तरह से हराया था जैसे कि वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। उसे को याद करते हुए ब्लेड सोचने लगता है मुझे याद आ गया, फिलिस सरनेम का वो नाइट जिसे सेंट्रल का मड बोर कहा जाता है और का इस मड बोर का मतलब कीचड़ का सुअर होता है। फिर उसके बाद हमें उस नाइट को दिखाया जाता है और इसका नाम कॉलिन फिलोस होता है जो लोगों को मारकर उनके लाशों के ऊपर बैठकर जर्की खा रहा होता है। फिर तभी वहाँ एक सोल्जर आते हुए कहता है सर कॉलिन सब हो गया है। फिर कॉलिन कहता है क्या तुम लोग बस इतना ही इकट्ठा कर पाए? फिर सोल्जर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये विलेज बहुत करीब था लेकिन अगला विलेज बिल्कुल ही अलग है, वो मर्सिया के पास का विलेज है और कहते हैं कि वहाँ का विलेज चीफ पहले टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। फिर कॉलिन कहता है क्या सच में? तब तो उसने अपने पास काफी अच्छा खासा पैसा छिपा के रखा होगा। वैसे तुमने उस विलेज का नाम क्या बताया? फिर सोल्जर कहता है विस्टेरिया विलेज, मतलब ये लोग उसी विलेज में जाने वाले हैं जहाँ पर अभी ब्लेड है। फिर कॉलिन कहता है बहुत बढ़िया, अब जाकर मुझे कुछ गोल्ड कॉइन की खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोथे की बहन की शादी हो रही थी और वहाँ सभी लोग उस शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद गोथे कहता है सुअर को देने के लिए शुक्रिया कैप्टन। फिर ब्लेड कहता है विलेज चीफ ने मुझे दिया है, इसके बदले मैंने उसके एक गोल्ड कॉइन को कम कर दिया। फिर गोथे कहता है मारी को यह बहुत पसंद आया, इसका मतलब यह है कि आखिरकार उसे एक नाइट की ब्लेसिंग मिल गई। फिर ब्लेड कहता है मैं इसे ब्लेसिंग नहीं कहूंगा, मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है तुमने कहा था कि दूल्हे का रिश्तेदार मार्सिया में है। फिर गोथे कहता है हाँ, वो वहाँ बहुत अच्छे कपड़े को दुकान को चलाते हैं। फिर ब्लेड कहता है मैंने जो तुम्हें बताया था उसे भूलना मत, जैसे ही शादी खत्म होती है जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली को मार्सिया में भेज दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर गोथे भी ठीक है कहता है। फिर उसके बाद प्रीस्ट वहाँ आ जाता है और लोगों की सेरेमनी शुरू हो जाती है। फिर गोथे वहाँ से जाते हुए कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है क्या तुमने इस पर गौर किया? फिर उसके पीछे स्टीफन खड़ा होता है जो कहता है आपने जो स्काउट को फैला कर रखने का ऑर्डर दिया था वो फैसला बहुत सही था, कुछ अनजाने आर्म्ड फोर्सेस हमारे तरफ आ रहे हैं। फिर ब्लेड कहता है वो कितने दूर है? फिर स्टीफन कहता है वो आज रात तक पहुंच जाएंगे, हमें उनके लिए तुरंत तैयारी करनी होगी। फिर ब्लेड कहता है हमें उनके लिए इस मोमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, सेरेमनी खत्म होते ही विलेज चीफ को इसके बारे में बताओ। फिर स्टीफन भी ठीक है कहता है। फिर उसके बाद ब्लेड खड़े होते हुए कहता है और उनके स्काउट्स के बारे में क्या? फिर स्टीफन कहता है मेरे सबऑर्डिनेट ने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जिस गुफा के अंदर वही कॉलिन के स्काउट्स थे और ये वही लोग हैं जो बैंडिट्स होने का नाटक कर रहे थे जिसके बारे में स्टीफन ने बताया था। फिर दूसरा कहता है सर कॉलिन रास्ते में होंगे, वो आज रात तक आ जाएंगे। जो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि हमें अब और यहाँ कब तक रहना होगा। फिर दूसरा कहता है बस थोड़ा इंतजार करो, सर कॉलिन रास्ते में होंगे, वो आज रात तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस विलेज को लूटने के बाद वो ऑफिशियली वॉर को शुरू कर देंगे। बैरन फिलोस ने वादा किया कि वो इसका अच्छा रिवॉर्ड देंगे। वैसे आज सुबह से ये विलेज बहुत बिजी लग रहा है। फिर पहले वाला कहता है आज विलेज में दावत है। फिर दूसरा कहता है तब तो वहाँ खाने के लिए बहुत अच्छा खाना होगा। फिर तभी पीछे से कोई कहता है हाँ, वहाँ भुना हुआ सुअर है। और ये कहने वाला ब्लेड था जो आगे कहता है लेकिन तुम लोग इसे खा नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलिन वहाँ पहुँच गया था और उनके सामने उनका स्काउट्स होता है जिन्हें ब्लेड ने मार के टांग दिया था। फिर कॉलिन कहता है ये तो हमारे लोग है ना। फिर पीछे खड़ा सोल्जर भी कहता है हाँ, मुझे यकीन है ये हमारे लोग ही हैं। फिर कॉलिन सोचने लगता है मैंने कैलिबर के सोल्जर को भेजा था, ये ऐसे सोल्जर थे जिन्हें विलेज के मामूली मिलिशिया मार ही नहीं सकता था। फिर भी उनमें से हर एक को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया और उन्हें मार दिया गया। फिर कॉलिन कहता है यहाँ जरूर मर्सनरी छिपे होंगे। फिर उसके सोल्जर कहते हैं हमें क्या करना चाहिए? फिर कॉलिन कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अगर वो लोग हमें साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं तो हम भी बिल्कुल उन्हीं की ही तरह करेंगे। फिर उसके बाद कॉलिन चिल्लाते हुए कहता है आखिर वो कौन है जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को मारकर लटकाने की हिम्मत की है?
जल्दी से बाहर निकलो, अगर तुम लोग गेट को नहीं खोलते हो तो मैं यहाँ मौजूद हर एक के सिर को काट दूंगा। उसके बाद वहाँ का गेट खुलने लगता है और वहाँ से ब्लेड निकलते हुए कहता है, काफी समय हो गया मिले हुए, लेकिन ये किसी अच्छे रियूनियन के जैसे नहीं लग रहा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना हाउस फेलोज के नाइट सर कॉलिन। पर उसे देखने के बाद भी कॉलिन समझ नहीं पाता कि वो कौन है और वो ब्लेड से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे ये सुनकर दुख हुआ, कहीं उस दिन जो हुआ था उसे आप भूल तो नहीं गए हैं। पर वहीं उसकी बातें कॉलिन को समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद कॉलिन सोचने लगता है, इसके चेहरे पर जो आरामदायक स्माइल है और इसके इस तरह के एक्सप्रेशन को मैंने पहले कहीं देखा है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ब्लेड स्माइल करते हुए ओले कहता है और ये वही शब्द है जब जैगर ने कॉलिन को बुरी तरह से हराने के बाद कहा था। फिर ब्लेड अपने शॉट को निकालते हुए कहता है, मैं सुआरा का ब्लेड, मैं सर जैगर का असिस्टेंट था। फिर उसके बाद कॉलिन सोचने लगता है, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ ठीक तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो, चाहे तुम्हारा वो एक्सप्रेशन हो या तुम्हारे शॉट को सिंक करने का स्टाइल, यहाँ तक कि वो घमंडी स्माइल भी। इतना सोचने के बाद कॉलिन अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है और बहुत तेजी से ब्लेड के पास अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है, तुम बैजेट का कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे यूं ही अटैक करता देख उसके सोल्जर चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर वो कहाँ रुकने वाला था और वो ब्लेड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, नॉर्थन के किसान, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से उसके अटैक के बाद वहाँ धूल ही धूल हो गया था, पर धूल हटने के बाद दिखाया जाता है ब्लेड ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और स्माइल करते हुए कहता है, मैं कोई नॉर्थ का किसान नहीं हूँ, मैंने कहा कि मैं सुआरा का ब्लेड हूँ। और ब्लेड यहाँ पर वॉइस के वर्ड को यूज कर रहा था और कई जब कभी भी ब्लेड की आंखों से व्हाइट कलर का ऑरा निकलता है मतलब वो वॉइस के वर्ड को यूज कर रहा है, और जब कभी भी रेडिएट मतलब व्हाइट ग्रीन ब्लू कलर का ऑरा निकलता है तो वो अपने वर्ड का यूज कर रहा है। वहीं अपने अटैक को ब्लॉक करते हुए देख कॉलिन गुस्सा हो जाता है और उसी शॉट को घुमाकर ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लेड उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद कॉलिन ब्लेड के ऊपर लगातार कई सारे अटैक करता है, लेकिन ब्लेड या तो उसके अटैक को डॉज कर ले रहा था या तो उसे ब्लॉक कर ले रहा था। उसे देखकर बाकी के सोल्जर कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। फिर वही जो कॉलिन के साथ वाला सोल्जर होता है वो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बेवकूफ कहीं के, बेशक हम सर कॉलिन की मदद करेंगे। फिर उसके बाद वो अपने सोल्जर को चार्ज करने के लिए कहता है, पर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनमें से एक सोल्जर के ऊपर एरो का अटैक आता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ स्टीफन का मर्सनरी ग्रुप था और वो उनके ऊपर एरो का अटैक कर रहे थे। उसे देखकर वो सोल्जर कहता है, जल्दी से शील्ड वॉल को बनाओ। उसके बाद सामने की तरफ सोल्जर इकट्ठा हो जाते हैं और शील्ड वॉल को बनाते हैं, जिस वजह से एरो का अटैक उन्हें नहीं लग पा रहा था। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इन फालतू के एरो के अटैक से तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे। फिर उसके बाद वो सोल्जर को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, पर जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जमीन पर कुछ गिरा होता है जिनके ऊपर उनका पैर पड़ जाता है। उसके ऊपर पैर पड़ने के बाद जब वो सोल्जर नीचे की तरफ देखता है उसे देखकर वो सोल्जर सोचने लगता है, ये तो ऑयल है, पर ये जमीन पर क्यों गिरा हुआ है। पर तभी उसे ये समझ में आ जाता है और वो तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, पर उसे बोलने में देरी हो जाती है क्योंकि उनके कुछ और करने से पहले आग लगा हुआ एरो वहाँ आ गया था। फिर स्टीफन कहता है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा संभल कर चलना चाहिए। फिर उसके बाद उस एरो का आग पलक झपकते ही उस पूरे जगह पर फैल जाता है और उस आग की लपटों में वो सभी सोल्जर आ जाते हैं और जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए मरने लगते हैं। जब उनके चीखने चिल्लाने की आवाज को कॉलिन सुनता है तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सभी सोल्जर आग में जलकर मर चुके थे। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर उसके बाद पीछे से ब्लेड कहता है, आखिरकार हम दोनों की फाइट करने के लिए एक स्टेज तैयार हो चुका है। क्यों, मैं सही नहीं कह रहा हूँ सर।